हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना शुक्ला, योर केमिस्ट्री टीचर। और मैं आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का अगला इफेक्ट लेकर के आई हूँ। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का इंडक्टिव इफेक्ट फिनिश किया था। आज हम देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, तो रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है स्टूडेंट्स? जब हम किसी मॉलिक्यूल या आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल या आयन को हम एक स्ट्रक्चर से पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। पहले तो यहाँ पे बात आती है लुईस स्ट्रक्चर की। जब कोई मॉलिक्यूल या आयन एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर को शो करता है, उसमें चलिए हम आज लेते हैं कार्बोनेट आयन CO3 कार्बोनेट आयन। इसका स्ट्रक्चर हम बना करके देख लेते हैं। डबल बॉन्ड O और O। इसका पहला स्ट्रक्चर तो ये हो सकता है। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके देखते हैं, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर में प्रॉपर ऑक्टेन कंप्लीट होना चाहिए। 6 2 4 6 और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इसका पूरा 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट है। इधर अब हम इधर भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 देन 7 एंड 8। इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट है यहाँ पे। अब इधर भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करके देख लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे 4 पहले से हैं। 2 2 क्योंकि यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 इसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कार्बोनेट में इसका जो डबल बॉन्ड है वो रोटेट होता रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहता है। तो अब हम इसका अगला स्ट्रक्चर शो कर लेते हैं। अगले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पे नीचे डिस्प्लेस हो गया है। अब हम यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स को पुट किया, यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रॉन भर के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अब अगला स्ट्रक्चर, इसका जो डबल बॉन्ड है वो आगे फिर से मूव कर जाएगा। डबल बॉन्ड O, ये इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रोटेट हो रहा है। पहले यहाँ था, फिर इधर आया और इधर आया। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को सेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। तो कार्बोनेट यहाँ पे 3 लुईस स्ट्रक्चर को शो करता है। तो यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर में आपने देखा है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे एटम कहीं भी इधर उधर नहीं जा रहा है, एटम अपनी पोजीशन पे है। ना तो कोई एटम इसमें ऐड हो रहा है और ना ही कोई एटम इससे रिलीज हो रहा है, ना ही कोई एटम बाहर जा रहा है। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है। पहले डबल बॉन्ड इधर था, फिर डबल बॉन्ड इधर आया, फिर डबल बॉन्ड इधर आया। अब यहाँ पे अभी तक हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि डबल बॉन्ड स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड। अभी तक हमने शुरू की क्लासेस से यही पढ़ा है कि डबल बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। बट जब इस कार्बोनेट आयन की एक्सरे स्टडी की गई, जब इस कार्बोनेट आयन की एक्सरे स्टडी की गई, जब इसकी एक्सरे स्टडी हुई तो क्या निकला? यहाँ पे सारे बॉन्ड इसके इक्वल निकले। ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल। जब इसके सारे बॉन्ड इक्वल निकले तब हमें लुईस स्ट्रक्चर से रेजोनेंस की तरफ शिफ्ट होना पड़ा।
तब हमें यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर से हमें रेजोनेंस की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। अब यहाँ पे जब इसके सारे बॉन्ड इक्वल निकले तो क्या होगा, अब यहाँ पे हमें रेजोनेंस थ्योरी की जरूरत पड़ी। अब हम वो देख लेते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है। देन रेजोनेंस इफेक्ट, मेरे साथ साथ आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठिए और सारी चीजें कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलिए। सो रेजोनेंस, व्हेन अ मॉलिक्यूल और ion, when a molecule or ion can be represented by two or more Lewis structure, when a molecule or ion can be represented by two or more Lewis structure that differ only in पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है, एटम यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता, ना तो कोई एटम ऐड होता है और ना ही कोई एटम इसमें से रिलीज होता है। सो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, none of these structure which are called resonance structure या resonating structure, जैसे कार्बोनेट की तीनों जो स्ट्रक्चर थी वो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड एक्चुअल स्ट्रक्चर of molecule. None of these structure which are called resonating structure can be represented actual structure of molecule. दूसरा point, the actual structure or ion can be, the actual structure or ion can be better represented by hybrid of these structure। अब ये पॉइंट्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं। द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ आयन कैन बी बेटर रिप्रेजेंटेड बाय हाइब्रिड ऑफ दीज स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड क्या हुआ, शिफ्ट हो गया इधर और ये ओ हो गया। अब और इधर इसका शिफ्ट हो गया। ये हमने कार्बोनेट आयन के 3 स्ट्रक्चर हमको मिलती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स का हमको क्या करना पड़ा, एक हाइब्रिड की जरूरत पड़ी जो इन तीनों स्ट्रक्चर को शो करे। वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कौन सी हुई,
हम इन बॉन्ड को इस तरीके से शो कर सकते हैं। तीनों जगह तो हमारे सिंगल बॉन्ड थे, इस तीनों डबल बॉन्ड को जो ये बारी बारी से फर्स्ट सेकेंड थर्ड में रोटेट हो रहे हैं, इन तीनों डबल बॉन्ड को हमने डॉटेड लाइन से शो कर दिया इस तरीके से। ये हो गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोनेट आयन। ये कार्बोनेट आयन को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, सपोज हमने ले लिया यहाँ पे बेंजीन। बेंजीन तो आपको पता है इसका स्ट्रक्चर ये होता है, और बेंजीन के हर कार्बन पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पे होता है। सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर इधर होगा, फिर इधर होगा। अब इसका, क्योंकि यहाँ पे इसके डबल बॉन्ड भी कार्बोनेट आयन की तरह ही रोटेट होते रहते हैं, अपने प्लेस से डिस्प्लेस होते रहते हैं। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, ये इधर और ये इधर। अगला हम इसका अगला स्ट्रक्चर और भी देख लेते हैं। ये अगला स्ट्रक्चर ये हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ और इधर हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये हो गया इसका, इसके तीनों स्ट्रक्चर, 1 then 2 then 3। ठीक है, ये हो गया इसका रेजोनेट, ये इसके हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमें पता है कि कार्बन के हर कार्बन पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। फिर वही बात आई कि डबल बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड से छोटे होते हैं, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड छोटे होना चाहिए इन बॉन्ड से। लेकिन जब यहाँ पे भी इसकी एक्सरे स्टडी हुई तो क्या हुआ, यहाँ पे सारे बॉन्ड इक्वल निकले, उनकी लेंथ जो है एकदम बराबर निकली। तो भी यहाँ पे रेजोनेंस थ्योरी की जरूरत पड़ी। अब रेजोनेंस थ्योरी यहाँ पे 1, 2 और 3, इसके 3 स्ट्रक्चर है। अब इन तीनों का क्या हुआ, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया गया। जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया गया तो उस हाइब्रिड को हम इस तरीके से शो करते हैं। इन तीनों डबल बॉन्ड को हम यहाँ पे एक डॉटेड रिंग से शो करते हैं। यही हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हमारे इस रेजोनेंस इफेक्ट के कुछ रूल्स होते हैं जो हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसके रूल्स अब हम देख लेते हैं। रूल्स फॉर रेजोनेंस। फर्स्ट रूल, रेजोनेंस इफेक्ट का फर्स्ट रूल है ओनली एग्जिस्ट ऑन पेपर। ये सारी चीजें जो हमने अभी पढ़ी हैं वो सिर्फ पेपर पे ही एग्जिस्ट करती है। ओनली एग्जिस्ट ऑन पेपर, ये सारी चीजें केवल पेपर पे ही एग्जिस्ट करती है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें कोई भी इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने के लिए नहीं मिलती। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल या आयन को एक स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पा रहे थे तो हमने ये स्ट्रक्चर्स इमेजिन करे, ये सारी इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये इफेक्ट एक हाइपोथेटिकल इफेक्ट है जो कि सिर्फ एक पेपर पे ही ये पॉसिबल है, ओनली एक्सिस्ट ऑन पेपर। सेकेंड रूल इसका क्या बोलता है, इन राइटिंग resonance structure are not allowed to move atom, only allowed to move electron.
ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि रेजोनेंस इफेक्ट में कोई भी एटम कभी भी मूव नहीं करता। मूव कौन करता है? यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से वहां मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉनों को परमिशन नहीं है कि वो यहाँ से वहां मूव करें। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके देखते हैं। CH डबल बॉन्ड CH3। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक एग्जाम्पल ये हो गया। सपोज इसका इलेक्ट्रॉन अब आगे मूव कर रहा है। अगर हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे मूव करवाया तो क्या होगा? CH डबल बॉन्ड CH2 ये हो गया। अब यहाँ पे जब इसका CH2, अब यहाँ पे इसमें क्या होगा? और एक चीज और मैं यहाँ पे बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सफिशिएंट पार्ट से डिफिशिएंट पार्ट की तरफ ही मूव करेगा। हमेशा हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हमें किधर महसूस हो रही है। हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सफिशिएंट पार्ट से डिफिशिएंट पार्ट की तरफ ही मूव करता है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज, जब ये इधर डबल बॉन्ड आया तो यहाँ पे डिफिशियंसी हो गई। अब यहाँ पे जब ये डबल बॉन्ड इधर आया तो इधर डिफिशियंसी हो गई। अब हम एक एग्जांपल, ये स्ट्रक्चर तो पॉसिबल है A एंड B। अब मैं आपसे एक C स्ट्रक्चर बनाती हूँ और आपको बताना है कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं है, ये फॉर्मूला पॉसिबल है कि नहीं है। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे बताइए क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो रहा है एटम मूव कर रहा है। हमने क्या पढ़ा है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कभी भी अलाउ नहीं है कि एटम मूव करे, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का ही मूवमेंट होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एटम मूव कर रहा है। सिर्फ यहाँ पे परमिशन है कि इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं। अब हम इसका अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है? रूल नंबर थर्ड ये बोलता है कि कभी कभी जो इनकी वैलेंसी है आउटर मोस्ट सेल की, यहाँ पे एक्सपेंड भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड रूल में हम PO4 3 माइनस इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? PO और O, PO4। अब PO4 में यहाँ पे हम देखते हैं इसमें कितने बॉन्ड हुए? 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 बॉन्ड हुए। अब यहाँ पे कितनी है वैलेंसी? इसकी कितनी होती है? वैसे तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये कहाँ तक एक्सपेंड करती है? ये 10 इलेक्ट्रॉन तक यहाँ पे एक्सपेंड कर सकती है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। अब हम यहाँ पे फास्फोरस की चेक करते हैं वैलेंसी। फास्फोरस के देखते हैं 1 2 3 4 5 5 5 10 होता है, तो यहाँ पे 8 की जगह पे 10 इलेक्ट्रॉन तक एक्सपेंड कर सकता है। अब हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। अब इधर ये डबल बॉन्ड है वो रोटेट होना शुरू होगा। अभी यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर सिंगल बॉन्ड, ये इधर डबल बॉन्ड। अगला स्ट्रक्चर अब हम इसका देखते हैं। फास्फोरस डबल बॉन्ड नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड अब इधर आ गया। अब सारे तरफ के रोटेशन फिनिश हो गए। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को सेट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6।
ये हो गया फास्फोरस की सारी स्ट्रक्चर। तो ये हो गया इसका थर्ड रूल। अब हम इसका देखते हैं फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या बोलता है? ऑल द स्ट्रक्चर must be, all the structure must be proper Lewis structure। सारी जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर होनी चाहिए। मीन सारे के ऑक्टेन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। सारे का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। सपोज H और ये OH। क्या ये पॉसिबल है? अब यहाँ पे कार्बन का स्ट्रक्चर देखते हैं। 1 2 3 4 5 ज्यादा हो गई, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पे प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मीन्स यहाँ पे क्या हो सकता है? ये यही होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये रूल ये बोलता है ऑल द स्ट्रक्चर मस्ट बी प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर। तो ये हो गया इसका फोर्थ रूल। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ रूल। अब देखते हैं कि फिफ्थ रूल क्या बोलता है। फिफ्थ रूल, द energy of actual molecule is always lower than its contributing structure। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में C और 2 ऑक्सीजन इसके बगल में डबल बॉन्ड से लगे हुए होते हैं। ये होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। अब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। दिस इज द एक्चुअल। ये हो गया इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सपोज अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। इसका दूसरा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इधर ट्रिपल बॉन्ड और इधर सिंगल बॉन्ड। ये हो गया इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये हो गया इसका सेकेंड स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या बोल रहा है? द एनर्जी ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज लोअर देन इट्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमेशा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी हमेशा लो होना चाहिए उसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से। हमेशा इस स्ट्रक्चर की एनर्जी लो होना चाहिए देन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ रूल। अब हम देखते हैं सिक्स्थ रूल। सिक्स्थ रूल ये बोलता है, सिक्स्थ रूल, इक्विवेलेंट structure make equal contribution to the hybrid। Not a equivalent, contributing structure। Contributing structure make equal contribution to the hybrid। हमेशा जो है
एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होती है उसमें जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का पार्ट है वो इक्वल पार्ट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हमने क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, तो कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होती है, 2 इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। ये हो गई फर्स्ट, देन सेकेंड, ये इसकी 2 स्ट्रक्चर हो गई। तो सब इन दोनों का जो पार्ट है इस पे इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। सपोज ये 100% है तो 50% ये होगा और 50% ये होगा। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड की 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती तो क्या होता, इन सबका कंट्रीब्यूशन कितना होता, 25% ईच। सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता, 25% होता। अब यहाँ पे सिर्फ 2 स्ट्रक्चर है तो 50-50% होगा। मींस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन इक्वल अमाउंट में होता है। अब अगला रूल हम देख लेते हैं, 7th रूल। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, द more stable structure if it has more the more stable structure if it has greater number of structure contributing structure. The more stable structure if it has greater number of contributing structure. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, सपोज कार्बोनेट आयन की हमें यहाँ पे कितनी स्ट्रक्चर मिलती हैं, 3। अब यहाँ पे PO4 का देख लेते हैं, PO4 3-, इसकी हमें यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर मिलती हैं। इसकी 3 स्ट्रक्चर्स हैं, इसकी 4 स्ट्रक्चर्स हैं। द मोर स्टेबल स्ट्रक्चर इफ इट्स हैज ग्रेटर नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जिसकी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे स्टेबल कौन होगा, PO4 की 4 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होती है, जबकि कार्बोनेट आयन की केवल 3 ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब अगला एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, structure in which atom have more covalent bond are more stable। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। मोर कोवेलेंट बॉन्ड आर मोर स्टेबल। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम यहाँ पे देखते हैं CH2, अब हम डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पे, आप बताइए कि किसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे A है और ये B है। तो A नंबर पे कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, तो क्या बोल रहा है, जहां पे कोवेलेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो A और B में कौन सा स्टेबल होगा ज्यादा,
ए नंबर। ए जो है मोर स्टेबल होगा क्योंकि एटम हैव मोर कोवेलेंट बॉन्ड आर मोर स्टेबल। तो ए जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे 2 कोवेलेंट बॉन्ड है और इधर एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब हम देख लेते हैं 9 चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। चार्ज सेपरेशन जो है स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया कि जब हमारा ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होकर के एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इधर चार्ज आया, इधर चार्ज आया, तो ये क्या बोल रहा है, चार्ज सेपरेशन डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। तो जब चार्ज का सेपरेशन, इधर तो चार्ज एक जगह पे है क्योंकि हमारे यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। अब यहाँ पे जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक बीच में शिफ्ट हो रहा है तो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। तो जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या चार्ज का सेपरेशन होता है तो स्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है। ये हमारा रूल नंबर 9 है। अब हम देख लेते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 हमारा क्या बोलता है, रूल नंबर 10, दिस इज द लास्ट रूल। रूल नंबर 10, रेजोनेंस contributing structure, resonance contributing structure, resonance contributing structure with negative charge on highly electronegative atom is stable. This is the rule number 10. Resonance contributing structure with negative charge on highly electronegative atom इज स्टेबल। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं। CH3 डबल बॉन्ड CHCl, इसका एक और स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड Cl। अब यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे ये माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है। ठीक है, प्लस चार्ज। अब यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये देखिए कि दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है। और इधर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सफिशियंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। हम इसको थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे कितने हो गए, 4, 1 2 3 4, क्योंकि 4 यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो क्या बोल रहा है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन है, तो यहाँ पे एक जगह नेगेटिव चार्ज है, एक जगह पॉजिटिव चार्ज है। तो जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो क्या होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये ए है, दिस इज द ए एंड बी। तो कौन सा है ज्यादा, यहाँ पे ए और बी में ए जो है ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये हो गया रेजोनेंस के रूल। तो चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।